शाहजहां, ये नाम सुनते ही क्या याद आता है? मुगल सल्तनत, शानो शौकत और जाहिर है बेमिसाल इमारतें। हम सब ने यही पढ़ा है, यही सुना है। पर क्या इस पूरी चमक दमक के पीछे कोई गहरी कहानी भी छिपी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। जहन में ताजमहल जैसी आलीशान इमारतें आती हैं, बेशुमार दौलत के किस्से आते हैं और मुमताज़ महल के लिए उनके अमर प्रेम की कहानी आती है। इसी को तो स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है ना। एक ऐसी तस्वीर जो एकदम परफेक्ट लगती है। पर सवाल यह है कि क्या ये तस्वीर पूरी है? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये शब्द उसी दौर के एक मुगल दरबारी इतिहासकार ने लिखे हैं। ये उस स्वर्ण युग की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो एक ही वक्त में, एक ही सल्तनत में ये दो बिल्कुल अलग हकीकतें कैसे साथ साथ चल रही थी? तो चलिए, शाही दरबार की इस चकाचौंध से निकलकर हम सीधे चलते हैं सल्तनत के दक्कन इलाके में। वहां एक ऐसी भयानक तबाही फैल रही थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक आने वाली आपदाओं का सिलसिला था। 1630 में भयानक सूखा पड़ा, जमीन बंजर हो गई। फिर जो थोड़ी बहुत फसल बची थी उसे चूहे और टिड्डियों के झुंड ने सफाचट कर दिया। और इसके बाद जब लोगों ने बारिश की उम्मीद की तो वो इतनी ज्यादा हुई कि बाढ़ आ गई और बची खुची हर चीज तबाह हो गई। मतलब लगातार 3 साल फसलें पूरी तरह से बर्बाद। और इस पूरी तबाही का नतीजा 40 लाख मौतें। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अनुमान यह है कि सिर्फ गुजरात में ही करीब 30 लाख लोग मारे गए और अहमदनगर के आसपास 10 लाख और। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 40 लाख जिंदगियां थीं जो खत्म हो गईं। इस खौफनाक अकाल की असली दिल दहला देने वाली तस्वीर हमें एक अंग्रेज यात्री पीटर मंडी के नोट से मिलती है। वो उस वक्त वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पीटर मंडी लिखते हैं कि रास्ते लाशों से अटे पड़े थे। हर उम्र के मर्द, औरतें, बच्चे। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक समाज का पूरी तरह से बिखर जाना इसी को कहते हैं। भूख सिर्फ अनाज की कमी से नहीं थी। जो थोड़ा बहुत अनाज था उसकी कीमतें आसमान छू रही थीं। गेहूं की कीमत में 16 गुना की बढ़ोतरी हो गई। मतलब जो चीज पहले 1 महमूदी की मिलती थी वो अब 16 की हो गई। आम आदमी के लिए तो रोटी का एक टुकड़ा खरीदना भी नामुमकिन हो गया था। और जब पेट की आग बुझाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो लोगों ने वो चीजें खानी शुरू कर दी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मवेशियों की सूखी खाल, मरे हुए लोगों की हड्डियों को पीसकर आटे में मिलाना और यहां तक कि सड़कों पर पड़ी इंसानी लाशें। नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म की घटनाएं आम हो चली थीं। तो सवाल उठता है कि जब लाखों लोग भूख से इस तरह तड़प तड़प कर मर रहे थे तब मुगल प्रशासन क्या कर रहा था? उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं? आइए जरा ऐसे समझते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अकाल से जो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित था यानी दक्कन, वहीं पर शाहजहां की एक बहुत बड़ी सेना मौजूद थी। लेकिन वो लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए वहां तैनात थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया गया। कुछ लंगर यानी मुफ्त रसोई घर खोले गए, लगान में भी थोड़ी छूट दी गई। लेकिन दूसरी तरफ जो अनाज लोगों तक पहुंचना चाहिए था उसे सेना के लिए रोक लिया जाता था और सेना को आदेश थे कि इलाके को तबाह करो, जिससे लोगों का संकट और भी ज्यादा बढ़ गया। अब हम शाही खर्चों पर एक सीधी नजर डालते हैं। इससे जो तस्वीर सामने आती है वो बेहद चौंकाने वाली है। ये वो रकम है जो सरकार ने सबसे बड़े लंगरों के जरिए 20 हफ्तों में राहत के तौर पर बांटी। कुल 1 लाख रुपए। और ये ताजमहल बनाने का अनुमानित खर्च है, जिसका काम ठीक उसी वक्त शुरू हुआ जब देश में लाखों लोग भूख से मर रहे थे। तो अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। प्राथमिकताएं कहाँ थीं, ये एकदम साफ हो जाता है। अकाल राहत पर खर्च हुए कुल 1 लाख रुपए। और ये रकम महारानी मुमताज महल के सालाना भत्ते का सिर्फ 10वां हिस्सा था। सिर्फ 10वां हिस्सा। और जब हम इसकी तुलना ताजमहल या कंधार के मिलिट्री कैंपेन के खर्च से करते हैं तो ये 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं लगते, ना के बराबर। तो इन सारी बातों को जानने के बाद क्या हमें उस स्वर्ण युग की परिभाषा को फिर से देखने की जरूरत नहीं है? चलिए इस चर्चा के आखिर में इसी पर बात करते हैं। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, अकाल के बाद जो किसान किसी तरह जिंदा बच गए, उनका बोझ कम करने के बजाय सरकार ने उन पर टैक्स और बढ़ा दिया।
पहले उन्हें अपनी उपज का 1/3 हिस्सा देना पड़ता था, अब उन्हें आधा हिस्सा देना था। मतलब एक तबाह हो चुकी आबादी से और ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था। तो अंत में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, किसी भी युग को स्वर्ण युग किस आधार पर कहा जाना चाहिए? उन शानदार इमारतों के आधार पर जो बनाई गईं, या उन लाखों जिंदगियों की कीमत पर जो उस चमक दमक के पीछे हमेशा के लिए खो गईं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास देखने का एक नया नजरिया देता है।